हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एपीएम जुडिशरी मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिनको सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी रहती है। और जो आज के क्वेश्चंस होंगे वो प्रॉब्लम बेस्ड समस्याओं पर आधारित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज के जो क्वेश्चन है वो समस्याओं पर आधारित हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से रिलेटेड है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि बी के कुत्ते के द्वारा क्षति पहुंचाए जाने के कारण ए बी के विरुद्ध वाद लाता है। बी जानता है कि कुत्ता जो है हिंसक है। बी जानता है कुत्ता हिंसक है। क्या ये तथ्य कि कुत्ता इसके पूर्व जो है एक्स वाई जेड को भी काट चुका था और उन्होंने बी से जो है उसकी शिकायत भी की थी, तो ये तथ्य सुसंगत है कि नहीं, ये चीज़ आपको बतानी है। तो जो प्रॉब्लम बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर जो हैं सेक्शंस के स्पष्टीकरण, उदाहरण और पंक्तों पर आधारित होते हैं। तो यदि आपका जो सेक्शंस वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और इनको लिखने का तरीका भी बहुत आसान होता है मेंस एग्जाम में, क्योंकि सबसे पहले आप जो क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखेंगे और फिर उसके आंसर्स को लिख देंगे आसानी से। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि बी के कुत्ते के द्वारा क्षति पहुँचाए जाने के कारण ये जो है वो बी के विरुद्ध वाद लाया और बी ये जानता है कि कुत्ता जो है उसका हिंसक है। क्या ये तथ्य कि कुत्ता इससे पहले भी एक्स वाई जेड को काट चुका था और उन्होंने बी से उसकी शिकायत भी की थी, ये तथ्य सुसंगत होगा कि नहीं होगा? तो ये तथ्य बिल्कुल सुसंगत होगा। ये जो प्रॉब्लम है वो धारा 14 पर आधारित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन जो 14 है ये कहता है कि मन की दशा, शरीर की दशा, शारीरिक संवेदनाओं का अस्तित्व दर्शित करने वाले तत्व जो हैं सुसंगत होते हैं। तो 14 पर आधारित है। कुत्ते का हिंसात्मक होना, ये जो है इस बात का ज्ञान बी को पहले से ही था। क्यों था? क्योंकि इससे पहले वो एक्स वाई जेड को काट चुका था और एक्स वाई जेड ने बी से उसकी शिकायत भी की थी। तो ये जो तथ्य है वो सुसंगत होगा, क्योंकि बी का ये ज्ञात होना कि उसका जो कुत्ता है वो हिंसात्मक प्रवृत्ति का है, इसलिए इस तथ्य को सुसंगत माना जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड है, ए 10,000 रुपये में मेरा सफ़ेद घोड़ा बी को बेचने का करार करता है। ए के पास 2 सफ़ेद घोड़े हैं। क्या ये साक्ष्य दिया जा सकता है कि उनमें से कौन सा घोड़ा विपरीत है? बिल्कुल साक्ष्य दिया जा सकता है। यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि ए के पास 2 सफ़ेद घोड़े हैं और ए ने बी को 10,000 रुपये में एक घोड़ा बेचने का करार किया है। तो उसमें से उसने कौन सा घोड़ा बेचने के लिए करार किया है, किस घोड़े का एग्रीमेंट उसने किया है, ये जो तथ्य है इसका जो साक्ष्य है वो दिया जा सकता है। अगर इसी क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस होता कि ए के पास 2 घोड़े हैं, एक सफ़ेद है और एक काला है, और ये जो है बी को 10,000 रुपये में अपना सफ़ेद घोड़ा बेचने का करार करता है या अपना काला घोड़ा बेचने का करार करता है, तो यहाँ पर तथ्य ये साक्ष्य दिया नहीं जा सकता था कि उसने कौन से घोड़े को बेचने के लिए करार किया है, क्योंकि उसके पास 2 ही घोड़े हैं। उसमें से उसने ये कह दिया कि हम या काला बेचेंगे या सफ़ेद बेचेंगे, तो यहाँ पर साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब दोनों घोड़े सफ़ेद हों या दोनों घोड़े काले हों, एक ही कलर के हों, तो उसमें से ये साक्ष्य देना ज़रूरी है कि कौन सा जो घोड़ा है उसका बेचने का अभिप्राय है। तो इसके लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 96 के दृष्टांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। ये एक महिला है जिसका गला किसी धारदार हथियार से काटा गया था। मरने से पहले उसका जो गला है धारदार हथियार से काटा गया था, मरने से पहले। ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे कि क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं प्रॉब्लम बेस्ड कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं, तो इसका आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक महिला है जिसका गला किसी धारदार हथियार से काटा गया था और मरने से पहले इशारे से उसने ये इंगित किया कि उसके गले को काटने वाला बी है। बी की तरफ इशारा करके कहा कि बी ने उसका गला काटा है। क्या ए के द्वारा इशारे से किया गया कथन जो है स्टेटमेंट, जो उसने इशारे से स्टेटमेंट दिया है, उसको बी के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य किया जा सकता है? तो ये जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस है ये बहुत ही इससे संबंधित केस लॉ है, कोइन बनाम अब्दुल्ला का मामला है, उस पर आधारित है। ये क्वेश्चंस जो है कई तरीके से और कई बार घुमा घुमा के
परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो आती है कि मरने से पहले इशारे से उसने जो है कथन को इंगित किया है, कि उसका जो उंगली के इशारे से उसने कहा कि बी है वो उसने ए का गला काटा है, तो उसके कथन को किस रूप में यहाँ पर सुसंगत किया जाएगा। तो इशारे से जो कंडक्ट है वो तो आपका जो आचरण दिया गया है सेक्शन 8 में दिया गया है, तो इशारे से, परंतु यहाँ पर उसने बी को मरने से पहले ही इशारा से दर्शित किया है कि उसका जो गला है बी नामक व्यक्ति ने काटा है। तो ये जो मरने से पहले जो कथन किया गया है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अंतर्गत है मृत्युकालीन कथन के रूप में ग्राह्य होगा। इसके जो संबंध में स्पष्ट प्रावधान है, क्वीन बनाम जो एम्प्रेस और अब्दुल्ला का जो मामला है, क्वीन बनाम अब्दुल्ला का बाद, उसमें दिए गए थे कि किस तरीके से जो है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 की उपधारा 1 मृत्युकालीन कथन डीडी डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। ये जो गोली से घायल था अस्पताल में मजिस्ट्रेट के समक्ष, ये गोली से घायल हो गया और अस्पताल में उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष ये कहा कि बी ने उसे गोली मारी है, बी ने उसे गोली मारी है, किंतु इस चोट से जो है ए मरा नहीं। मजिस्ट्रेट के समक्ष ये तथ्य आया कि ए का जो कथन है वो साक्ष्य के रूप में बी के विरुद्ध ग्राह्य है या नहीं, इसकी क्या कोई अन्य उपयोगिता भी है, उसको आप सिद्ध करें। तो यहाँ पर जो ए गोली से घायल था अस्पताल में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, उसने ये कहा कि बी नामक व्यक्ति ने उसे गोली मारी है और गोली लगने से एक की मृत्यु नहीं हुई है। यहाँ पर ए मरा नहीं, यदि ये मरा होता तो जो मजिस्ट्रेट के समक्ष उसने ये कहा बी की गोली मारी है, तो उसका जो कथन है वो स्टेटमेंट मृत्युकालीन कथन के रूप में मान लिया जाता, परंतु यहाँ पर ये मरा नहीं। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष जो किया गया कथन है उसका क्या साक्ष्य के रूप में प्रभाव होगा। तो जब व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तो उसके जो कथन है वो धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 32 सब क्लास 1 है मृत्युकालीन कथन, उसके रूप में सुसंगत घोषित नहीं किया जाता है, परंतु धारा 157 के अंतर्गत उसको संपोषक साक्ष्य के रूप में जो है ग्राह्य किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ए मरा नहीं। यदि ये मर गया होता तो उसको 32(1) के अंतर्गत ग्राह्य किया जाता, और यदि मरा नहीं है तो वो धारा 157 के अंतर्गत संपोषक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जा सकेगा। तो इसकी जो उपयोगिता होगी धारा 157 के अंतर्गत संपोषक साक्ष्य के रूप में उसको ग्राह्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 है। ए और बी को सी की हत्या के लिए संयुक्त विचारित किया जाता है, ज्वाइंट ट्रायल हो रहा है यहाँ पर ए और बी का। ये साबित किया जाता है कि ए ने ये कहा है कि बी और मैंने सी की हत्या की है, सी की हत्या की है। क्या न्यायालय बी के विरुद्ध इस संस्कृति के प्रभाव को विचार में ले सकता है या विचार उस पर कर सकेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है वो धारा 30 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उस पर आधारित है। उसमें आपके 3-4 जो तथ्य दिए गए हैं, एलिमेंट्स दिए गए हैं कि सबसे पहले कि जब एक ही मामला हो और उसमें एक से अधिक अभियुक्त हों और दोनों का जो है वो ट्रायल ज्वाइंट ट्रायल हो रहा हो, डिफरेंट ट्रायल नहीं, अलग अलग नहीं होना चाहिए, अलग अलग मामले नहीं होने चाहिए, एक ही मामला हो, एक ही मामले में एक से अधिक अभियुक्त हों और दोनों उसमें जो है उनका ज्वाइंट ट्रायल हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई भी एक अभियुक्त जो है कथन करता है तो वो दूसरे के विरुद्ध जो है प्रभाव में न्यायालय उसको विचार कर सकता है। तो स्पष्ट प्रावधान ये है कि जो न्यायालय ए के द्वारा किए गए कथन हैं वो संस्कृति को जो बी के विरुद्ध संस्कृति के प्रभाव पर विचार कर सकेगा। ये जो समस्या है वो धारा 30 पर आधारित है, जब एक ही मामले में संयुक्त रूप से दोनों का विचारण हो रहा हो और विचारण में किसी एक ने स्टेटमेंट संस्वीकृति की हो तो उसके जो कथन संस्वीकृति स्टेटमेंट को न्यायालय दूसरे के विरुद्ध विचारण में उसको ले सकेगा। परंतु यहाँ पर एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि जब मामले भिन्न होंगे और दोनों का भिन्न भिन्न ट्रायल हो रहा होगा तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है एक अभियुक्त की संस्वीकृति को दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध विचार में नहीं ले सकेगा। तो ये जो क्वेश्चंस थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 पर आधारित जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस थे, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना इन पर बहुत ज़्यादा रहती है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोगों ने इन क्वेश्चनों को देखा। तो ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका है, ये जब आप सेक्शंस को पढ़ेंगे तो उसको आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपके जो
मेन एलिमेंट्स हैं, किस तरीके से आप उनको क्लियर कर सकते हैं। तो उस संबंध में हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहे हैं। जो लोग बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास अभी भी बहुत एक सुनहरा अवसर ये है कि 1 महीना है, 1 महीने में वो लोग आसानी से तैयारी करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो 1 महीने में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो आप जो है इस समय सिर्फ रिवीजन करके ही और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आसानी से तैयारी करके 1 महीने में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल सिव स्टडी ऑफ ला पर जाना है और आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखेंगे, होम, वीडियोज़, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल्स, अबाउट। तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। जब आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम कंप्लीट मटेरियल्स ओनली फॉर बिहार एपीओ के लिए जो है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पर आपके सामने जो सभी वीडियोज़ हैं उनकी एक प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, जिनको आप 1 बाय 1 फॉलो करके देख सकते हैं। ये सभी वीडियो जो हैं बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। इसमें आपको माइनर एक्ट के कंप्लीट नोट्स जो हैं 6 माइनर एक्ट्स उनके सेलेक्टेड और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे। और आपको यहाँ पर एक वीडियो मिलेगा आईपीसी का जो 2 घंटे 37 मिनट 21 सेकेंड का है। इसमें आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे जो आप सेक्शंस वाइज आईपीसी के सभी कॉन्सेप्ट जितने भी सेक्शंस हैं उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके और किसी भी क्वेश्चंस के आंसर्स को आसानी से मेंस एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इस वीडियोस के अंदर ऐसे नोट्स मिलेंगे जिनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी क्वेश्चंस के आंसर्स को आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरीके का एक वीडियो आपको मिलेगा एविडेंस का जो 1 घंटा 52 मिनट 27 सेकेंड का है। इसको जब आप फॉलो करेंगे तो इसमें भी आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे जिनसे आपका जो है कॉन्सेप्ट एविडेंस का क्लियर हो जाएगा। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी क्वेश्चंस के आंसर्स को मेंस में आसानी से लिख सकते हैं। और जहाँ तक बात है सीआरपीसी की, उनके जो इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं आपको हर वीडियोज में उपलब्ध मिल जाएंगे, उनको देख सकते हैं। और माइनर एक्ट्स के कंप्लीट नोट्स जो हैं 6 एक्ट्स से, वो भी आपको क्वेश्चन आंसर्स पार में मिल जाएंगे। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो जो लोग इन सभी वीडियोज़ की पीडीएफ नोट्स चाहते हैं कि वो 1 महीने में इनको रिवीजन करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही एक सुनहरा अवसर है। अभी भी समय है, 1 महीने का टाइम है, आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड करके और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको चैनल की होम स्क्रीन पर जाना है और यहाँ पर आपको एक ज्वाइन ऑप्शन का आइकन दिखेगा। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक गोल्डन स्टैंडर्ड प्लान दिखेगा 799 का। इसको आप ज्वाइन करके बिहार एपीओ मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी वीडियो प्लेलिस्ट में दिए गए हैं उन सभी की पीडीएफ को डाउनलोड करके 1 महीने में अभी भी आपके पास समय है, तैयारी करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और जिन लोगों को सिर्फ बिहार एपीओ मेंस एग्जाम जो माइनर एक्ट्स का है, पेपर 7 है, उसमें 6 एक्ट से प्रश्नों को पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी में होती है लोगों को, तो उसके लिए भी एक सुनहरा अवसर, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दी जा रही है कि सिर्फ 159 में आपको कंप्लीट जो है बिहार एपीओ मेंस एग्जाम के पेपर नंबर 7 माइनर एक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। तो उनको फॉलो करके आप कंप्लीट पेपर्स को तैयार कर सकते हैं, जहां पर आपको सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर्स मिल जाएंगे। और आप लोगों के यदि चैनल को ज्वाइन करने में, पीडीएफ को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर लास्ट में जो आपको अबाउट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा 9935520703। इस पर आप मैसेज करके किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार आए हैं और इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो पाने के लिए और सिलेक्टेड नोट्स पाने के लिए, यदि उन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आगे जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे और जो भी नई जानकारी हमारी तरफ से आप लोगों को दी जाए उसकी सूचना आप लोगों को समय से मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।